हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी दृश्यम 3। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दृश्यम 3 का इंतजार पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। पहले और दूसरे पार्ट को लोगों ने जितना प्यार दिया, उतना ही उम्मीदें इस तीसरे पार्ट से भी जुड़ी हुई थी। उन उम्मीदों पर डायरेक्टर जीतू ने पूरी तरीके से अपने आप को खरा उतारा है। यह फिल्म एक बार फिर से दिखाती है कि एक परिवार को बचाने के लिए एक पिता किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी बड़े रिस्क क्यों न लेना पड़े। दूसरे पार्ट के आखिर में कोर्ट फैसला सुनाती है कि वरुण की मौत में जॉर्ज कुट्टी का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी वरुण के पिता और माता को उसकी अस्थियां भेज देता है और एक चिट्ठी भी लिखता है कि यह मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब तीसरे पार्ट में वही फिर से पुरानी कहानी और पुरानी आग भड़कने लगती है। इस बार कहानी बहुत सीधी दिखाई जाती है। एक तरफ जॉर्ज कुट्टी और उसका परिवार जो किसी भी तरह पुराने मर्डर केस से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है, दूसरी तरफ वरुण के माता पिता गीता और प्रभाकर जो आज भी यही मानते हैं कि उनके बेटे का असली कातिल जॉर्ज कुट्टी ही है। सबको सच पता है, लेकिन किसी के पास उसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए दोनों अब फिर से मैदान में उतरते हैं, सिर्फ एक मकसद के साथ, जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार से बदला लेना। तो अब शुरू करते हैं दृश्यम 3। फिल्म की कहानी फिल्म की शुरुआत एक थिएटर से होती है, जहाँ पे जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख रहा होता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि थिएटर में जो फ़िल्म चल रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम ही है। यानी दूसरे पार्ट के आखिर में जॉर्ज गुडी जिस राइटर को अपनी कहानी सुनाता है, अब उसी कहानी पर फ़िल्म बन चुकी है। थिएटर के अंदर हर तरफ तालियां बज रही होती है, लोग फ़िल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हर कोई दृश्यम की तारीफ कर रहा होता है। मलयालम सिनेमा को हिला देने वाली फ़िल्म कहकर जॉर्ज गुडी की कहानी की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे थे। इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग जॉर्ज गुट्टी को घेर लेते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर नाम बन चुका होता है। लेकिन जॉर्ज गुट्टी समझ जाता है कि लोग अगर के बीच में वो गया तो सब बेवजह सवाल पूछने लगेंगे। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर थिएटर के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की माइक लेकर उसके पास आते हैं। दोनों प्रेस रिपोर्टर होते हैं। वो जॉर्ज गुट्टी से कहते हैं कि उन्हें उनका पर्सनल इंटरव्यू लेना है। जॉर्ज गुट्टी तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे घर जाना है क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं। लेकिन रिपोर्टर पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि बस एक छोटा सा सवाल पूछना है जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और सवाल पूछते हैं। 2 साल पहले कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि वरुण की मौत से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में साबित हो चुका था कि वो बॉडी किसी और की थी। लेकिन अब आपने जो देशम फिल्म बनाई है, उसकी कहानी आपकी असली ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती लगती है। तो क्या आप इस फिल्म के जरिए कुछ कहना चाहते हैं? यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी बहुत ही शांति से जवाब देता है। वह कहता है कि पुलिस एक ऐसा केस उसके सिर के ऊपर डालना चाहती थी जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। यानी दृश्यम सिर्फ एक फिल्म है, उसकी असली ज़िंदगी नहीं। इतना कहकर जॉर्ज कुट्टी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। दूसरी तरफ वही प्रेस रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बात करते नजर आते हैं। वह कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जॉर्ज कुट्टी को इस मर्डर केस में फंसाना ही है। उन्हें सबसे हैरानी की बात तब होती है जब इतना बड़ा मामला होने के बावजूद जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर जरा सा भी डर या पछतावा नहीं दिखता है। इससे साफ समझ में आता है कि उसने परिवार को कितनी मजबूती से संभाल रखा है। उधर जॉर्ज कुट्टी की बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। हर हफ्ता कोई न कोई ब्रोकर नया रिश्ता लेकर आता है, लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अंजू उसी परिवार की है जिसका नाम वरुण मर्डर केस में जुड़ा हुआ था, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यह बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। वह रोते रोते कहती है कि कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनका उस हत्या से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी लोग उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब जॉर्ज गुट्टी कहता है कि अब गांव या आसपास रिश्ते ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, अब बाहर का ही लड़का देखना पड़ेगा। इसी बीच दृश्यम फिल्म की सफलता से पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जॉर्ज गुट्टी फिर से नई फिल्म बनाने की बात करता है, लेकिन यह सुनते ही रानी डर जाती है और वह कहती है कि और फिल्में बनाने की ज़रूरत नहीं है।
यह एक फ़िल्म ही काफ़ी है। अब उन्हें सिर्फ़ अंजू की शादी करवाकर एक शांत ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो जॉर्ज कुट्टी किसी भी हालात में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, लेकिन हर बार वरुण केस की वजह से मामला बिगड़ जाता है। इसी दौरान जॉर्ज कुट्टी के घर जोशी नाम का एक आदमी आता है। अगर आपको याद हो तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में वह आदमी पुलिस को बताता है कि वरुण की लाश पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई गई थी। अब जोशी बहुत परेशान हालात में जॉर्ज कुट्टी के सामने बैठता है। वो कहता है कि उस केस के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिसे काम में हाथ डालता है उसमें नुकसान नहीं मिलता। फिर वो मान लेता है कि उसने कोर्ट में जो बयान दिया था वो पैसे लेकर दिया था। पुलिस वालों ने उसे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। जोशी कहता है कि बाद में जब वह चर्च गया और अपनी हालात के बारे में बताया तो वहाँ के लोगों ने कहा उस पर किसी परिवार का श्राप लगा हुआ है। इसी वजह से वो आज माफ़ी मांगने आया है। लेकिन जॉर्ज गुट्टी उसकी बात सुनकर बहुत शांति से जवाब देता है। वो कहता है कि उसने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि वह चाहता है कि सब लोग खुश रहें। सच तो यह है कि जोशी ने जो किया है उससे ही आखिरकार केस खत्म हो पाया, वरना आज तक उनका परिवार उस केस से भागता फिरता। यह सुनकर जोशी हैरान रह जाता है। फिर जॉर्ज गुट्टी उससे पूछता है आजकल वह क्या कर रहा है। जोशी बताता है उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी खोली है, लेकिन वह घाटे में चल रही है। तभी जॉर्ज उसे सलाह देता है थोड़ा लोन लेकर दुकान बढ़ाए, लेकिन जोशी कहता है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। तब जॉर्ज गुट्टी खुद की मदद करने की बात करता है। वह कहता है अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक उसके पास आ जाए। यही फ़िल्म की बहुत खूबसूरती से जॉर्ज कुट्टी के कैरेक्टर को दिखाती है। जिस इंसान ने उसके खिलाफ गवाही दी, उसी की मदद के लिए वह आगे खड़ा होता है। यानी चाहे वो उसके दुश्मन हो या गद्दार, जॉर्ज कुट्टी कभी किसी को बर्बाद नहीं देखना चाहता। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ वहीं दो प्रेस रिपोर्टर दिखाई देते हैं, जिन्हें किसी भी हालात में जॉर्ज कुट्टी को मुजरिम दिखाना है और बहुत सारे सबूत इकट्ठे भी करने हैं। इसी वजह से उनकी टीम हमेशा जॉर्ज कुट्टी के घर के आसपास चक्कर काटती दिखती है। वह लोग उसके हर हरकत, हर मोमेंट और उसके परिवार पर नज़र रखते हैं। बस किसी भी तरह एक छोटा-सा सुराग चाहिए था, ताकि उस सुराग के सहारे पुराने केस को फिर से खोला जा सके और जॉर्ज कुट्टी को जेल भेजा जा सके। अब सवाल यह था कि आखिर यह लोग इतने गुस्से में क्यों थे? इनके पीछे कौन था? तो इसका जवाब वो फ़िल्म आगे चलकर देगी। धीरे-धीरे दिन बीतते जा रहे थे। उधर जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूँढ रहा था, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का होता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ घूमने जाने का प्लान करता है। उसी समय उसकी पत्नी रानी उससे एक ज़रूरी बात कहती है। वह कहती है हमारी बेटियाँ अब छोटी नहीं रहीं, इनकी उम्र बढ़ रही है और मन में कई सवाल होंगे, लेकिन वह हमसे खुलकर पूछने में हिचकिचाती है। इसलिए हम उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ वह खुलकर अपनी बात कह सके। असल में यह सलाह रानी को डॉक्टर ने दी थी, क्योंकि वरुण वाले हादसे के बाद अंजू लगातार एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने रानी से कहा था कि अंजू के मन में बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। जब तक उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वह इस डर और दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन इसलिए अगले दिन जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार को लेकर वेकेशन पर निकल जाता है। वहाँ सब लोग आराम से बात कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो खुलकर पूछ सकती हो। और अंजू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वह पूछती है कि क्या वह केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब जॉर्ज कुट्टी खुद नहीं देता। वह कहता है हमारा वकील भी यही मौजूद है और वही तुम्हें बताएंगी। दरअसल जॉर्ज कुट्टी पहले ही वकील को लेकर यहाँ पर आ गया था, ताकि परिवार के मन में जो भी डर या फिर सवाल है उसका जवाब मिल सके। तब वकील कहती है कि टेक्निकली इस केस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह केस खत्म हो चुका है। अगर 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद भी पुलिस को कोई नया सुराग मिल गया तो केस फिर से खुल सकता है, लेकिन इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी यह केस वापस भी आया तो तभी तुम्हें अपने पिता के पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना होगा। तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। वकील की बातें सुनने के बाद आखिरकार पूरा परिवार थोड़ा सुकून महसूस करता है। लेकिन इसके बाद जॉर्ज कुट्टी अकेले में वकील से बात करता है। वो पूछता है कि अब आगे कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना। तभी वकील उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है तुमने वरुण की बॉडी पर एसिड डालकर उसे जला दिया था, लेकिन यह बात तुमने आज तक अपने परिवार को क्यों नहीं बताई?
जॉर्ज कुट्टी जवाब देता है, अगर यह सच उन्हें पता चल गया तो वो लोग और ज़्यादा डर जाएंगे, इसलिए अभी इस बात को छुपा के रखना पड़ेगा। मतलब वरुण की लाश को एसिड से जलाने वाली बात अभी तक उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता है। कुछ दिन के बाद फिर से एक मैरिज ब्रोकर उसके घर आता है। वो जॉर्ज कुट्टी और रानी से कहता है कि आपकी बेटी को देखने वाले लड़कों को रिश्ता पसंद आ जाता है। वो लोग शादी तक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक बाद में रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर ब्रोकर बोलता है कि इसके पीछे जरूर कोई बात है, क्योंकि हर बार कोई न कोई फोन करके लड़के वालों को अंजू के बारे में गलत बातें बताता है। ब्रोकर कहता है कि उसे एक नंबर मिला है, अगर उस नंबर की जांच की जाए तो सच सामने आ सकता है। तब जॉर्ज कुट्टी वह नंबर लेकर एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उसे जांच करने के लिए कहता है। जांच में पता चलता है कि वह नंबर उसी शहर के एक आदमी का है। जब वो उस नंबर का लोकेशन तक पहुंचता है तब पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज कुट्टी के थिएटर के मैनेजर का है, यानी वही आदमी जो दूसरे पार्ट में वॉचमैन था। यह सब पता चलते ही जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर जाता है और पूछता है, मेरे साथ रहकर ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू, और तेरी पत्नी मिलकर मेरी बेटी की शादी तुड़वा रहे हो। लेकिन सामने वाला भी पलट कर जवाब देता है। वह कहता है, क्या सिर्फ तुम ही सही इंसान हो? तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम ही सही हो? फिर वो कहता है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इस बात के लिए शुक्र मनाओ, तुमने दूसरे परिवार को बर्बाद किया और चाहते हो कि तुम्हारा परिवार खुश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर जॉर्ज कुट्टी अंदर से टूट जाता है। वह घर आकर बहुत परेशान रहने लगता है। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। जॉर्ज कुट्टी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जॉर्ज कुट्टी रानी से कहता है कि यह बात हमारी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी फैसला करता है कि वो अपनी बेटी के लिए बाहर किसी और रिश्ते को ढूंढेगा। उसे लगता है कि अगर लड़का किसी दूसरे शहर का होगा तो यहाँ के लोग उसके अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे। रानी को यह बदलाव देखकर हैरानी होती है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी कहता है बाहर का रिश्ता ही अंजू के लिए बेहतर होगा। इस दौरान श्रेया नाम की एक लड़की जॉर्ज कुट्टी से मिलने आती है। यह वही लड़की थी जिसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। श्रेया विदेश में पढ़ाई करती थी और नौकरी कर रही थी। वह एक नर्स थी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जॉर्ज कुट्टी ने उठाया था। उसके पिता बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे। पूरा घर का श्रेया ही संभाल रही थी। वह अपनी शादी की खबर देने और आशीर्वाद लेने जॉर्ज कुट्टी के पास आई थी, लेकिन दूसरी तरफ वह दोनों प्रेस रिपोर्टर लगातार जॉर्ज कुट्टी पर नजर बनाए हुए थे। अब उन लोगों ने श्रेया को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा शायद श्रेया और जॉर्ज कुट्टी के बीच में जरूर कोई न कोई राज छुपा है जिससे केस में नया सुराग मिल सकता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है। वह टॉर्च लेकर बाहर जाता है और देखता है वहां मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया गया है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत इस गड्ढे को खोद कर देखता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता है। गड्ढा पूरी तरह खाली था। यह देखकर जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह वापस गड्ढा बंद कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर सहदेवन दिखाई देता है। यह वही सहदेवन था जिसने पहले पार्ट में सबसे पहले जॉर्ज कुट्टी के केस की जांच शुरू की थी। और जैसे ही सहदेवन दिखाई देता है फिल्म इंटरवल पे चली जाती है। इंटरवल के बाद पता चलता है कि सहदेवन आखिर इस मामले में वापस क्यों आया। असल में जिस प्रेस रिपोर्टर लड़की को हम अब तक देख रहे थे वह कोई और नहीं, सहदेवन की बेटी थी। अब बाप बेटी दोनों मिलकर किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी को पकड़वाना चाहते थे। उधर एक अच्छी खबर आती है कि अंजू के लिए आखिरकार एक रिश्ता मिल जाता है। लड़के वाले को जॉर्ज कुट्टी के परिवार के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद वह इस रिश्ते के लिए मान गए थे। दोनों परिवार घर पर मिलते हैं। लड़के को अंजू पसंद आ जाती है, अंजू को भी लड़का अच्छा लगने लगता है। फिर जल्द ही शादी की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सहदेवन और उसकी बेटी लगातार जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। लेकिन पहले सहदेवन उस साइकाट्रिस्ट के पास जाता है जो अंजू का इलाज कर रही थी। वह खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर अंजू की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देती है। तब सहदेवन चाकू निकालकर उसे धमकाता है और वो कहता है कि अगर रिपोर्ट नहीं दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा। डॉक्टर डर जाती है और मजबूरी में रिपोर्ट उसे दे देती है, लेकिन उसके जाते ही वह तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन करके सारी बातें बता देती है। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी भी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर सहदेवन अचानक इस मामले में क्यों पड़ गया है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है
और वहाँ जाकर देखता है कि सहदेवन और उसकी रिपोर्टर बेटी दोनों साथ बैठे हुए हैं। तभी सहदेवन बताता है कि वो लड़की उसकी बेटी है। जॉर्ज गुट्टी गुस्से में कहता है, इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट पहले ही केस खत्म कर चुकी है, फिर तुम और तुम्हारी बेटी रिपोर्ट क्यों निकलवा रहे हो। लेकिन सहदेवन कहता है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम और तुम्हारी बेटी अब बचने वाले नहीं हो। यह सुनकर जॉर्ज गुट्टी डर और बेचैनी में वहां से निकल जाता है। उधर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, कपड़े, गहने और बाकी सारी चीजें खरीदी जा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर जॉर्ज गुट्टी डर में जी रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, किसी भी हालात में उसकी बेटी की शादी रुकनी नहीं चाहिए। इसी बीच वो अपने वकील से भी मिलता है और कहता है, शादी के समय यह लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। लेकिन वकील उसे समझाती है कि वह शादी की तैयारियां पर ध्यान दे, बाकी सब वह संभाल लेगी। अब सहदेवन अगले सबूत की तलाश में श्रेया के घर पहुंचता है। वहां वो श्रेया और उसके पिता दोनों को मारते पीटते हुए पूछताछ करता है। वो कहता है, एक चर्च में काम करने वाले आदमी के पास इतना बड़ा घर कैसे? तुम्हारी बेटी विदेश में कैसे पढ़ रही है? यह सब पैसा आया कहाँ से? बहुत मार खाने के बाद आखिरकार श्रेया के पिता टूट जाते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं। उसी रात उन्होंने चर्च से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज गुट्टी को दी थी। अब सहदेवन के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका था और इसी के साथ वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसी समय हमें आईपीएस थॉमस और आई एसआई को भी दिखाया जाता है। वो एसआई थॉमस से कहता है कि यह सहदेवन बिना मतलब जॉर्ज गुट्टी के केस को फिर से खोद कर निकालने की कोशिश कर रहा है। तब थॉमस कहता है कि ठीक है, उसे कल बुलाओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। अगले दिन सहदेवन आईजी ऑफिस पहुंचता है। अब थॉमस उससे पूछता है कि आखिर तू इस केस को फिर से क्यों खोद रहा है। तब सहदेवन बड़े घमंड से कहता है, यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इसे फिर से बाहर निकाल कर रहूंगा। असल में थॉमस को सहदेवन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि भले ही वह एक पुलिस ऑफिसर रहा है, लेकिन उसे कई गैर कानूनी काम भी किए थे। इसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हुई थी। इसलिए थॉमस भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें खुद थॉमस पसंद नहीं था। इसके बाद थॉमस सहदेवन को साफ साफ धमकी देता है, अब इस केस में दोबारा मत पड़ना, तू रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, बस उसी तरह रह। फिर वह कहता है, मैंने तुझे यहाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं बुलाया, तेरे खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी की है, अगर तू फिर भी नहीं माना तो तुझे अंदर कर दूंगा। इतना बोलकर थॉमस वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, तब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सहदेवन को इस केस की जांच दोबारा शुरू करने के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि वरुण के पिता प्रभाकरण ने कहा था। अगर सच बोलो तो पहले और दूसरे पार्ट में वरुण की मौत के बाद प्रभाकरण ने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जॉर्ज गुट्टी कितना चालाक इंसान है और वह कितनी बड़ी बड़ी चालें चल सकता है। इसलिए उसने लगभग हार मान ली थी। लेकिन उसकी पत्नी गीता को अब भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है। वह इस केस को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। अब इसी वजह से प्रभाकरण खुद थॉमस से कहता है, मैंने ही सहदेवन को इस केस को दोबारा खोलने के लिए कहा था, वह भी आप लोगों से छुपा कर। अब थॉमस कहता है, सर यह केस तो पिछले साल ही खत्म हो चुका था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभाकरण कहता है कि तुम लोग चाहते तो कुछ भी हो कहो, लेकिन मेरी पत्नी वरुण की अस्थियां विसर्जन करने के बाद भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रही है। हम अमेरिका चले गए थे ताकि सब कुछ भूल जाए, लेकिन वहां जाकर उसकी हालात और भी ज्यादा खराब हो गई। वह पागलों जैसी रहने लगी है, अजीब हरकतें करने लगी है, हमने अपना बेटा खोया है। दूसरी तरफ जिसने हत्या की है उसकी बेटी की शादी खुशी खुशी हो जाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस केस को फिर से खुलवा कर रहूंगा। अब थॉमस पूछताछ करता है कि क्या तुम्हारा कोई एविडेंस है। प्रभाकर कहता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सहदेवन की मदद से मैं एविडेंस बना सकता हूँ। यह सुनकर थॉमस कहता है कि जो करना है करो, लेकिन सहदेवन पर ज्यादा भरोसा मत करना। लेकिन प्रभाकरण और सहदेवन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस थॉमस भी चुपचाप छोटी मोटी मदद करता रहता है। अब जॉर्ज गुट्टी को भी समझ में आ जाता है कि इन सब का असली मकसद क्या है। वह लोग किसी भी कीमत पर उसकी बेटी की शादी रुकवाना चाहते हैं। अगले दिन शादी थी, उससे पहले ही जॉर्ज गुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में खड़ा करना चाहते थे। इसी वजह से जॉर्ज गुट्टी वकील से मदद के पहले ही जमानत ले लेता है।
अब कोर्ट में वरुण के वकील मांग करते हैं कि जॉर्ज गुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन जॉर्ज गुट्टी की वकील कहती है यह सब एक सोची समझी साजिश है। उन्हें पता है कि लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए यह लोग शादी रुकवाना चाहते हैं। उधर कोर्ट में बहस चल रही होती है और दूसरी तरफ शादी भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ तक तो कोर्ट भी कह देता है कि शादी खत्म होने तक जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। अब एक तरफ जॉर्ज कुट्टी खुश था, उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकरण गुस्से से जल रहा था। आखिर शादी कैसे हो गई? अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शादी की रात अंजू और उसका पति एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पूरी कहानी पलट जाती है। असल में जो लड़का अंजू से शादी करता है वो दरअसल प्रभाकरण का आदमी है। प्रभाकरण उस लड़के को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। प्रभाकरण ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी की थी। अब प्रभाकरण और सहदेवन की प्लानिंग यह थी कि अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाए, फिर वहां एक नकली मर्डर सीन बनाया जाए और उस लड़के को विदेश भेज दिया जाए, ताकि ऐसा लगे कि अंजू ने ही अपने पति का खून किया है और उसे जेल भेजा है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात उसे प्रभाकरण का वीडियो कॉल आता है और वो कहता है मैंने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही जॉर्ज कुट्टी घबरा जाता है और वह तुरंत ही वहां पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि प्रभाकरण ने अंजू को बुरी तरीके से पीटा था और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसे वहां से भगा दिया गया है। यानी उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इस प्लान के बारे में आईपीएस थॉमस को कुछ भी नहीं पता था। यह बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, प्रभाकरण और सहदेवन। अब अगले दिन कहानी का असली खेल शुरू होता है। असल में हुआ यह था कि प्रभाकरण ने जैसा प्लान बनाया था, जॉर्ज कुट्टी ने उसी प्लान को उल्टा उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया था। सच तो यह था कि जैसे ही प्रभाकरण का वीडियो कॉल आया था, जॉर्ज कुट्टी तुरंत ही होटल पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने खुद अपनी बेटी को बुरी तरीके से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था जो जाल उसके लिए बिछाया गया है उसी जाल में वह लोग खुद फंस जाए। दूसरी तरफ अंजू का पति सहदेवन के साथ भाग चुका था। अब जॉर्ज गुट्टी इस मौके का फायदा उठाता है। वह ऐसा माहौल बना देता है जैसे सहदेवन ने ही अंजू के साथ वह सब कुछ किया हो। लेकिन इसके बाद वह सहदेवन के घर पहुंचता है और उसे पकड़ता है और कहता है तुम और प्रभाकर मिलकर यह सब काम कर रहे हैं, मुझे पता चल चुका है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी सहदेवन को चाकू मारता है, उससे बयान भी ले लेता है और उस बयान में सिर्फ प्रभाकरण ही नहीं बल्कि आईपीएस थॉमस का भी नाम शामिल होता है। यानी अब यह सारे लोग जॉर्ज कुट्टी के जाल में फंस चुके थे। अब जब सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है तब जॉर्ज कुट्टी का दिल पिघल जाता है। वो थॉमस से कहता है इन सारी गलतियों की वजह मैं हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे बदला नहीं लेना, मुझसे लो। मैं मानता हूँ मैंने हत्या की है, मैं कल ही सरेंडर कर दूंगा। मुझे 5 साल की सजा दे दो, मैं सजा भी काट लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। यानी आखिरकार जॉर्ज गुट्टी खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो साथ में यह भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो तुम्हारे सारे एविडेंस मेरे पास हैं, सारे वीडियो मेरे पास हैं, मैं वो कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। फिर वो आईपीएस थॉमस से कहता है यह बात जाकर प्रभाकरण को बता देना। प्रभाकरण यह बात सुनते ही उसकी बात मान लेता है। असल में जॉर्ज गुट्टी पहले भी अपने परिवार से कह चुका था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, एक दिन मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम लोग कभी दुखी मत होना, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और अब वह चीजें सच हो रही थी जब जॉर्ज गुट्टी सारे गुनाह अपने सर पर ले लेता है और कह देता है कि हत्या उसी ने की थी। इसके बाद वह जेल चला जाता है। अब मीडिया, पूरे शहर में लोग यही सोच रहे थे कि 15 साल बाद आखिर इस हत्या का फैसला हो गया। मीडिया और पूरे शहर के लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये फैसला कैसे हो गया। हर कोई हैरान था। एक पिता अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हमें प्रभाकरण और उसकी पत्नी गीता को दिखाया जाता है। गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी देख रही थी। तब प्रभाकरण उससे पूछता है अब तो खुश होना, लेकिन गीता कहती है नहीं, मुझे खुशी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अंजू झेले। यहीं से साफ हो जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यानी उन्होंने दृश्यम 4 के लिए भी अपने रास्ते छोड़ दिए हैं, क्योंकि यह लोग असली सबूत तो कभी ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो सिर्फ कातिल को जेल भेजना चाहते हैं और पता नहीं यह कहानी आगे कितनी दूर जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप लोगों को मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।